हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 यूनिट 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड नेगोशिएशन। हमने ऑलरेडी यूनिट 3 की पार्ट 1 एंड 2 खत्म कर लिया है, तो आज हम पार्ट 3 करेंगे। दिस वुड बी द फाइनल वीडियो फॉर दिस यूनिट और आज से फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पिछली वीडियो में हमने WTO के बारे में पढ़ा था कि WTO क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। एंड फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स भी देखे थे और WTO अग्रीमेंट्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि WTO में अग्रीमेंट्स होते हैं और यही बाद में ट्रेड के लिए रूल्स बन जाते हैं। ये अग्रीमेंट्स को फॉलो करना होता है जब मेंबर कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, है ना। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अब अग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अग्रीमेंट्स क्या होते हैं एंड किस टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं WTO में, वो भी हम देखेंगे। आपकी बुक में कुछ 15 से 16 अग्रीमेंट्स लिस्ट किया गया है, राइट। तो एक एक करके हम देखेंगे कि व्हाट अग्रीमेंट्स दे आर और वो क्या करती है, ठीक है। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस ही कर लेते हैं। द WTO अग्रीमेंट्स कवर गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द परमिटेड एक्सेप्शंस। देखिए, अब किस चीज के रिगार्डिंग अग्रीमेंट्स हो सकती है, गुड्स के रिगार्डिंग हो सकती है कि गुड्स में कैसे ट्रेडिंग कर रहे, सर्विसेज के रिगार्डिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकती है। एंड कुछ एक्सेप्शंस, अगर कुछ कंट्री को आप एक्सेप्शंस देना चाहते हो ये रूल से, तो वो भी आप अग्रीमेंट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। These agreements are often called the WTO's trade rules, and the WTO is often described as rule-based, a system based on rules. देखिए, यही अग्रीमेंट बाद में जाके क्या बन जाते हैं, ट्रेड रूल्स बन जाते हैं जो मेंबर कंट्रीज को फॉलो करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि WTO आपको ऐसे अग्रीमेंट्स देता है, रूल्स देता है, तो इसलिए WTO को ऑफन अ रूल बेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। Now following are the important agreements under WTO. अब हम कुछ important agreements देखेंगे WTO के। There are around 16 important agreements, ठीक है। तो वो हम एक एक करके अब पढ़े। देखिए, कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि मैम ये 16 अग्रीमेंट्स हम कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपको एग्जाम में सारे अग्रीमेंट्स लिस्ट आउट करने को तो नहीं बोलेगा, राइट। आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आने वाली एग्जाम में, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, कुछ एक आध अग्रीमेंट्स का नाम देगा, फिर बोलेगा कि ये किस चीज के रिलेटेड है, तो वो तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अभी जब हम एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना बहुत इजी है, आपको कुछ भी इतना रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके हम धीरे धीरे सारे को देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको खुद अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब अग्रीमेंट्स के तरफ बढ़ते हैं। Let's start with the first WTO agreement. Okay, now the first important WTO agreement is agreement on agriculture. तो obviously ये agreement में agriculture trade से regarding कुछ rules बताई गई है, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया है, देखिए। Agreement on agriculture, it strengthens GATT disciplines and improves agricultural trade. देखिए, हमने कहा है कि जो गैट है अब ये WTO के अंदर ही आता है, ठीक है। WTO का एक बॉडी या कमिटी जैसे आप मान लो। एंड गैट क्या करता है, इट डील्स विथ ट्रेड ऑन गुड्स, राइट। तो एग्रीकल्चर भी एक टाइप की गुड्स ही है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रेड है वो भी गैट के अंदर आता है। अब क्या है कि देखिए, WTO आने से पहले भी तो गैट था, राइट। तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और रूल्स थी। अब WTO आने के बाद वो रूल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करा गया है, इंप्रूव करा गया है और बहुत सारे अब नई चीजें ऐड करती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ट्रेड, ठीक है। तो ये क्या करता है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इट स्ट्रेंथन्स गैट डिसिप्लिन्स एंड इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल ट्रेड। अब ऐसे नए रूल्स यहाँ पे लाई गई है जिससे कि एग्रीकल्चर ट्रेड इम्प्रूव हो। और ये अग्रीमेंट क्या क्या चीज कवर करता है, देखिए, इट कवर्स मार्केट एक्सेस, कि आप कौन से कंट्री में या किस तरह के लोगों को एग्रीकल्चर गुड्स बेच सकते हो, किसको नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है। कहाँ पे आप मार्केट कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते, तो वो मार्केट एक्सेस की बात हो गई। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट, अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी गवर्नमेंट किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकती है, प्रोड्यूसर्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, कंज्यूमर्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, आप किस तरह के एग्रीकल्चर गुड्स में सब्सिडीज दे सकते हो, कहाँ पे नहीं दे सकते, तो ये सारे चीज ये अग्रीमेंट में खुलाई जाती है। एंड इट इंक्लूड्स बाइंडिंग कमिटमेंट फ्रॉम WTO मेंबर्स,
अब जो भी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करेगा वो लीगली बाउंड हो जाता है ये रूल्स फॉलो करने में, ठीक है। तो यही है मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर। देखिए अब ये पॉइंट्स आपकी बुक में पैराग्राफ के रूप में दिया गया है, अब मैंने क्या कर लिया, इसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझने में एंड पढ़ने में आसान हो। तो इसी तरह से बुक में वेरियस टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली कुछ चीजें बताई गई है, तो हमें भी बस यही ब्रीफ चीजें ही पढ़नी है। तो क्या आपको ये पढ़ के लगा कि ये कुछ भी मुश्किल है? यहाँ पे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हल्का सा ये अग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस ही करा गया है ना। तो देखिए आप इस तरह से अगर एक बार पढ़ लोगे या एक बार मेरे को सुन लोगे तो आप इजीली इसके एमसीक्यूज कर पाओगे, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट अग्रीमेंट, दैट इज अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। देखिए अब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं ये हमें पहले से पता है, राइट। हमने यूनिट 2 में पढ़ा था कि ये नॉन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है और ये लगाई जाती है फूड आइटम्स में टू इंश्योर कि जो भी फूड आइटम्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है उसकी क्वालिटी ऑप्टिमम हो, राइट, कि वो हाइजीनिक हो एंड उसमें कोई ऐसे हार्मफुल चीज ना हो जो कि ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ या फिर एनिमल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके। तो उसके लिए ये बैरियर लगाई जाती थी SPS करके। अब देखिए अब जब आप अग्रीमेंट बनाते हो WTO में इसके रिगार्डिंग, तो उस अग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए पहले तो इट सेट्स फ्रेमवर्क फॉर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि ये कहाँ पे लगाई जा सकती है, किस आइटम पे लगाई जा सकती है, कैसे लगाई जा सकती है, कितने तक की लिमिट या क्वालिटी चेक लगाई सकती है। तो वो एक फ्रेमवर्क पहले यहाँ पे बनाई जाती है अंडर दिस अग्रीमेंट। एंड दिस अग्रीमेंट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मेजर फ्रॉम बीइंग अनफेयर और ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव। देखिए जब भी हम कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बैरियर लगाते हैं तो मोटिव तो यही होता है कि कोई भी अनफेयर जो एडवांटेज मिल रहा होता है किसी भी प्रोड्यूसर को, राइट, किसी भी कंट्री को, या फिर अगर जैसे ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स तो स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इसके लिए लगाई जाती है बैरियर। लेकिन कई कंट्रीज ये बैरियर को मिसयूज करते हैं, राइट, ये प्रैक्टिसेस को मिसयूज करते हैं और वो अनफेयरली लगाते हैं ये प्रैक्टिसेस। देखिए अगर आप क्या करोगे, अनफेयरली लगाओगे SPS मेजर्स, तो कई डेवलपिंग कंट्रीज ये आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को कभी मीट ही नहीं कर पाएगी, फिर वो आपसे ट्रेड ही नहीं कर पाएगी और उनके लिए काफी ज्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव हो जाती है, यानी कि वो उनके पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होती कि वो मीट करे, फिर वो कभी भी WTO मेंबर्स के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा होने से प्रिवेंट करने के लिए ये जो मेजर्स है इनको अनफेयर या बहुत ज्यादा हानिकारक होने से बचाने के लिए ये अग्रीमेंट में कुछ प्रोविजन भी लिखी गई है कि कोई भी इस जो मेजर है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर है इसका मिसयूज नहीं कर सकता। एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए जब भी आप बहुत ज्यादा क्वालिटी चेक लगाओगे ना किसी भी चीज की ट्रेड में, तो उसकी ट्रेड में गिरावट आती है, राइट, और उससे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो भी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी ये ट्रेड में लिस्ट आउट, वो भी ये अग्रीमेंट में पॉइंट आउट किया गया है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 अग्रीमेंट कवर कर लिया। तो अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड अग्रीमेंट। Okay, now the third WTO agreement is Agreement on Textiles and Clothing. Now this agreement, it has replaced the multi-fiber arrangement MFA which was prevalent since 1974. देखिए पहले क्या होता था, ये अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आने से पहले अगर किसी को भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता था ऑन क्लोथ्स या फिर टेक्सटाइल आइटम्स, तो उनको ये अरेंजमेंट को रेफर करना होता था और ये अरेंजमेंट को फॉलो करनी होती थी। लेकिन जब से अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आया है तो अब ये अरेंजमेंट को रद्द कर दिया गया है एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस अग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच अरेंजमेंट वाज यूज्ड बिफोर while dealing with international trade on clothes before this agreement on textile and clothing came, तो फिर आपका आंसर होगा मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के। अब ये अग्रीमेंट क्या करती है, देखिए इट एम्स टू डीरेगुलेट टेक्सटाइल ट्रेड बाय इंटीग्रेटिंग टेक्सटाइल ट्रेड इनटू GATT डिसिप्लिन ओवर अ 10-year पीरियड।
तो इसका मेन एम क्या है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन क्लोथ्स, तो उसको धीरे धीरे डीरेगुलेट करे, यानी कि रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस कम करते जाए बाय इंटीग्रेटिंग इट इनटू गैट स्मिथ। हम इसको गैट के अंदर ले आके, ठीक है, इसको हर इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस एंड स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल्स है, राइट, वो हम कम कर दे ताकि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की जो ट्रेड है वो स्मूथ हो जाए, वो हैसल फ्री हो जाए। और ये इन्होंने 10 ईयर पीरियड का वो लिया है कि विद इन 10 ईयर हम इसको डीरेगुलेट एंड स्मूथ करेंगे द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथ। ठीक है, ओके। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। देखिए, अब टेक्निकल बैरियर्स कहाँ पे लगता है, ये कुछ गुड्स के अगर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, टेक्निकल कंपोनेंट्स, तो एवरी टेक्निकल कंपोनेंट में अगर हम अलग अलग बैरियर्स लगाते हैं, राइट, अलग अलग तरीके से मेजर्स लगाते हैं, तो उसे हम टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड कहते थे, है ना। अब ये अग्रीमेंट क्या करता है, देखिए, इट प्रिवेंट्स स्टैंडर्ड्स फ्रॉम बिकमिंग अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स। अगर कोई भी ये टेक्निकल बैरियर को मिसयूज कर रहा है, इसको यूज कर रहा है फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एक अननेसेसरी ट्रेड बैरियर ना बनने देने के लिए ये अग्रीमेंट इट प्रिवेंट करता है। ठीक है, नाउ इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी हर एक कंट्री का जो अपना अपना टेक्निकल वो बैरियर होगा, राइट, वो अपने अपने टेक्निकल मेजर्स लगाते हैं, तो ये क्या करने की कोशिश करता है कि सारे जो कंट्री उनके मेजर्स सिमिलर हो, ठीक है, उनके टेक्निकल मेजर्स जो भी ट्रेड में ये लगाना चाहते हैं वो सिमिलर हो, और सब एक दूसरे के जो स्टैंडर्ड्स है वो समझ पाए, और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो while applying technical measures to trade. ठीक है, and it addresses trade barriers from excessive or misuse standard. अगर कोई बहुत ज़्यादा excessive barrier लगा रहा है, technical barriers trade करते टाइम, ठीक है, या फिर ये standard को misuse करने की कोशिश कर रहा है for unfair trade practices, तो उस trade barrier को भी ये agreement address करता है and solve करने की कोशिश करता है। Okay, now the fifth WTO agreement is Agreement on Trade Related Investment Measures, जिसको हम TRIMS भी कहते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि TRIMS का फुल फॉर्म क्या है, कि व्हाट डज TRIMS स्टैंड फॉर, तो आपको कहना पड़ेगा इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कंट्री के सिटीजन हो, आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, या तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि अपना ब्रांच खोलना चाहते हो कोई दूसरी कंपनी में, या फिर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उनके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो मेजर्स है ये अग्रीमेंट उसी के साथ डील करता है। देखिए, इट गवर्न्स इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। इट प्रोहिबिट्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स that are inconsistent with the principles of national treatment। देखिए, नेशनल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी फॉरेन जो गुड्स है आपको उसे अपना नेशनल डोमेस्टिक गुड की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपको उसको अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फॉरेनर ने आपके देश में कोई ब्रांच खोल ली, ठीक है, अब आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जिस तरह से आप इंडियन ब्रांच को ट्रीट करते हैं उसी तरह से करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट रूल बना रहा है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो रही है, तो उसको ये अग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नो लोकल कंटेंट और ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेशंस। अब ये एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कई कंट्रीज क्या करते हैं ना, मान लीजिए इंडिया में उसने ब्रांच खोला, किसी फॉरेन कंपनी ने अपना ब्रांच स्टैब्लिश किया है, ठीक है, ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिया क्या कर सकता था कि ये कह सकता था कि देख, जो भी आप इनपुट्स यूज करोगे अपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में, वो सारे इंडियन इनपुट्स ही होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा ना, ये ब्रांच को मुश्किल होगी। शायद अगर ये इंपोर्ट करता कहीं बाहर से तो इसको सस्ते में इनपुट्स मिल जाती, लेकिन अगर हम ये कंडीशन लगा दे कि इनपुट सारे इंडियन ही होनी चाहिए, ठीक है, तो शायद ये ब्रांच को इनपुट्स महंगी पड़ जाएगी
और ये इंडिया में इन्वेस्ट ही ना करना चाहे, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस तरह से आप मुश्किल में नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट उन पे इम्पोज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब दूसरा इसी तरह का रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस होता है ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, अब इस रिक्वायरमेंट में क्या होता है ना कि जितना सामान आप इंपोर्ट करोगे, एक फॉरेन ब्रांच या फॉरेन इन्वेस्टर इंपोर्ट करेगा, उतना ही उसे एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो ये भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल एक आपने कंडीशन लगा दी फॉरेन इन्वेस्टर पे कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, इंडिया में इन्वेस्ट करना उनको मुश्किल हो जाएगा ये सारे रिक्वायरमेंट अगर लगाने से। तो ऐसे रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं लगानी। और ये अग्रीमेंट क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है इस तरह की अनफेयर ट्रेड रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट। ओके, एंड ये अग्रीमेंट और क्या करता है, इट सपोर्ट्स जनरल एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कोशिश करता है कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो कम करे WTO मेंबर्स अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज एंटी डंपिंग अग्रीमेंट। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में आपने पढ़ा है, राइट। तो ये अग्रीमेंट उसी से रिलेटेड है। इट टाइटन्स रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग डंपिंग मार्जिन एंड इन्वेस्टिगेशंस। देखिए, जब हम एंटी डंपिंग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसे ही उठ के एंटी डंपिंग नहीं लगा सकता, राइट। पहले तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्री उसको डंप कर रहा है गुड्स, ठीक है, और वो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए हानिकारक है। तो जब आप प्रूफ कर पाओगे ना, तभी आप ये ड्यूटी लगा सकते हो। अब ये अग्रीमेंट क्या कहता है, ये रूल टाइटन करता है कि आप किस कंडीशन में एंटी डंपिंग लगा सकते हो। अगर आप कुछ कंडीशन मीट करो तभी डंपिंग लग पाएगी, ठीक है। और डंपिंग भी कितना लगेगा, व्हाट शुड बी द मार्जिन, वो भी ये रूल सेट करता है। और ये इन्वेस्टिगेशन भी करता है, WTO की एक बॉडी होता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि एक्चुअल में वो कंट्री ये डंपिंग की प्रॉब्लम फेस कर रही है कि नहीं। और अगर WTO सेटिस्फाई हो जाता है तभी जाके ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा पाता है कंट्री, ठीक है। सो इट क्या बेसिकली ये किस लिए बनाई गई है कि इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप एंटी डंपिंग लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो सफर कर रही है, लेकिन आप ये एंटी डंपिंग रूल का मिसयूज ना करो। तो ये अग्रीमेंट उस चीज को ध्यान देता है। ओके, नाउ द 7th अग्रीमेंट इज योर कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट। देखिए, हमने कहा था कि कस्टम वैल्यूएशन क्या होता है। देखिए, अगर आपको एड वैलोरम टैक्स लगाना यानी कि परसेंटेज में लगाना है, तो परसेंटेज किस चीज का परसेंटेज आप टैक्स लगाओगे, वो गुड्स की वैल्यू की, राइट। और ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कोई भी फॉरेन कंट्री बोल देगा कि मेरी गुड्स की इतनी वैल्यू है तो क्या आप मान लोगे, नहीं। आप खुद से एक वैल्यूएशन करोगे फॉरेन गुड्स की, राइट। कोई भी गुड्स मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप बॉर्डर में क्या करोगे कि जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है उसकी एक कस्टम वैल्यूएशन करोगे, उसकी राइट वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू, और उसी की सर्टेन परसेंटेज आप टैक्स लगाओगे। उसे हम कहते हैं कस्टम वैल्यूएशन। अब कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट इसी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो ये अग्रीमेंट अब क्या कहता है, देखिए, इट स्पेसिफाइज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल कस्टम वैल्यूएशन रूल्स। तो जब आप वैल्यू कर रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, आप कैसे वैल्यू करोगे, तो वो ये अग्रीमेंट डिटरमाइन करता है। इट हार्मोनाइजेस कस्टम वैल्यूएशन सिस्टम्स इंटरनेशनली, और ये ट्राई करता है कि इंटरनेशनली ये जो रूल्स है वैल्यू करने की वो सिमिलर हो, वो कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट एवरी कंट्री, ताकि कोई भी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट ना होए बाद में जाके। एंड इट एलिमिनेट्स आर्बिट्रेरी वैल्यूएशन सिस्टम। मतलब आप किसी भी तरह से, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग आपकी चीजें, गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स जो है वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ द 8th अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, PSI। तो इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। देखिए, प्री शिपमेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट, तो आप एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरी कंट्री के बॉर्डर में लिए जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं शिपमेंट।
और प्री शिपमेंट होता है कि आप एक्सपोर्ट करने से पहले आप गुड्स की इंस्पेक्ट करते हो, है ना, कि क्वांटिटी इसकी ठीक है कि नहीं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं। तो वो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ले आने के लिए ये अग्रीमेंट काम करता है कि किस तरह से आपको इंस्पेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, वो ये अग्रीमेंट बताता है। सो इंस्पेक्शन शुड कवर देखिए क्वालिटी, वॉल्यूम, प्राइस एंड कस्टम वैल्यूएशन। तो ये सारी क्या क्या चीज़ें ठीक है इंक्लूड होनी चाहिए। मेजरली तो ये चीज़ें चेक करते हैं, बाकी भी ये एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करा होता है कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर PSI एजेंसीज एंड एक्सपोर्टर्स। अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है इंस्पेक्शन करते हुए दो कंट्रीज के बीच में, तो वो डिस्प्यूट भी कैसे हम उसको सॉल्व करें, कैसे रेजोल्यूशन में पहुंच सके, तो वो भी ये अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है। डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अग्रीमेंट, दैट इज अग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन के बारे में भी हमने पढ़ा है। ये रूल में क्या होता है कि आपको पता लगाना होता है कि आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो ओरिजिनली किस कंट्री में बना है, तो वो पता लगाना इज कॉल्ड योर रूल ऑफ ऑरिजिन। तो ये पता लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो टैक्सेस है ना, हम ये ओरिजिनल कंट्री के बेसिस में लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अग्रीमेंट ऑफ रूल्स ऑन ऑरिजिन है, तो वो इसी चीज़ से डील करता है। इट हार्मोनाइजेस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑरिजिन ऑफ गुड्स। देखिए अब कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही ऑरिजिन कंट्री नहीं होती है, कई सारे ऑरिजिन कंट्री होती है। अगर आपकी जो फाइनल गुड्स है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है और हर कंपोनेंट एक अलग कंट्री से आया, तो फिर आप उसकी ऑरिजिन कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाई गई है और वो रूल्स इस अग्रीमेंट में लिखी गई है, ठीक है। और ये अग्रीमेंट कोशिश करता है कि जो भी रूल्स ऑफ ऑरिजिन है वो सारे मेंबर कंट्रीज में सिमिलर हो, ठीक है। तो हार्मोनाइज करना चाहता है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इट प्रोवाइड्स फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर्स। और अगर कभी भी डिस्प्यूट होती है ऑरिजिन से रिलेटेड, तो वो सेटल करने के लिए प्रोविजन भी ये अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स। देखिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग की बात कहाँ पे आती है, जब हम कोटा की बात करते हैं, राइट, कि सर्टन लोग जिनके पास लाइसेंस होता है वो ही इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने इंपोर्ट कोटा पढ़ते हुए कहा था। अब ये अग्रीमेंट ऑन लाइसेंसिंग क्या करता है कि किसको लाइसेंस मिल सकता है, कैसे लाइसेंस लेना है, क्या क्या आपको फॉलो करनी पड़ेंगी लाइसेंस लेने के लिए, क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेंगी, तो उससे रिलेटेड ये अग्रीमेंट है। नाउ दिस अग्रीमेंट व्हाट इट डज, इट सिंप्लीफाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर्स फॉर इंपोर्ट लाइसेंसिंग। अगर किसी को भी लाइसेंस लेना है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर है ये लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, वो सिंप्लीफाई करता है। इट ट्राइज टू सिंप्लीफाई। इट इंश्योर्स फेयर ऑपरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीड्योर्स। तो फेयरली ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये अग्रीमेंट कोशिश करता है। एंड इट प्रिवेंट्स इंपोर्ट लाइसेंसिंग फ्रॉम बिकमिंग ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर व्हीलिंग मेजर्स। देखिए काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी कहाँ पे लगती है, जब कोई एक फॉरेन कंट्री अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देता है और आपकी कंट्री नहीं देता है, तो इससे क्या होता है, फॉरेन प्रोड्यूसर को एक अनड्यू एडवांटेज मिलता है। तो वो एडवांटेज को खत्म करने के लिए ये काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, राइट। अब ये अग्रीमेंट इसी ड्यूटी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या ये कहता है, अब ये अग्रीमेंट इट क्लैरिफाइज डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, कि सब्सिडीज क्या होती है, किस तरह की होती है, पहले तो वो ये अग्रीमेंट क्लैरिफाई करता है। एंड इट स्ट्रेंथन्स रूल फॉर काउंटर व्हीलिंग मेजर्स, कि किस कंडीशन में आप काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकते हो। देखिए ये काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी भी ना आप ऐसे ही उठ के नहीं लगा सकते, पहले तो आपको प्रूव करना होगा कि दूसरी कंट्री ने सब्सिडी दिया है जिसके वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको नुकसान हो रहा है, तो तभी आप जाके लगा सकते हो। तो किस कंडीशन में लगा सकते हो वो भी यहाँ पे ये अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होता है। एंड इट डिटेल्स प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग काउंटर व्हीलिंग टैरिफ, और आप किस तरह से ये टैरिफ लगा सकते हो वो भी डिटेल ये अग्रीमेंट में बताई होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। इट क्लैरिफाइज प्रोसीड्योर्स फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। देखिए अगर अचानक से कोई फॉरेन कंट्री ऐसे चीज़ें कर देता है जिससे कि आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है, या आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा हेवीली सफ़र करते, तो उस केस में आपको एक इमरजेंसी सेफगार्ड लगाना पड़ता है ना।
तो किस कंडीशन में आप सेफ गार्ड लगा सकते हो, तो वो ये अग्रीमेंट बताता है। इट एड्रेसेस सडन सर्जेस इन इम्पोर्ट्स दैट थ्रेटन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसे कौन से, देखिए सडन सर्जेस जो है, राइट, सडन इम्पोर्ट्स जो है जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थ्रेटन कर सकता है, वो ये अग्रीमेंट बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप ड्यूटी लगा सकते हो, किस किस कंडीशन में, कैसे कैसे सिचुएशन में आप ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकते हो, तो वो ये अग्रीमेंट क्लियरली मेंशन करता है और इसके बेसिस में ही आप लगा सकते हो, वरना आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट अग्रीमेंट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ऑब्वियसली ये सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे चीजें बताई होंगी, राइट। इट सेट ऑब्लिगेशंस फॉर ट्रेड इन सर्विसेज लाइक फेयर ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए सर्विसेज ट्रेड करते हुए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स फॉलो करनी पड़ेंगी, वो ये अग्रीमेंट में बताई होती है। जैसे कि आपको फेयर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है। एंड इट ऑल्सो लिस्ट सर्विस सेक्टर्स एंड मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स कि क्या क्या सर्विसेज ट्रेड हो सकती है, कौन कौन से मार्केट में कौन सा कंट्री कहाँ पे ये सर्विस दे सकता है, कहाँ पे नहीं दे सकता, तो इस तरह की चीज़ें ये अग्रीमेंट में लिखी होती है। एंड इट प्रिवेंट्स स्ट्रिक्टर रेस्ट्रिक्शंस देन दोज अग्रीड अपॉन ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। देखिए जब WTO मेंबर्स नेगोशिएट करते हैं तो वो सर्टेन चीज़ों में फाइनल करते हैं उस टाइम पे, राइट, ठीक है, कि इस तरह से हम सर्विस की ट्रेड करेंगे और वहाँ पे वो चीज़ वो साइन करते हैं। अब जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो कई कंट्रीज हो सकता है कि स्ट्रिक्टर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जितना उन्होंने अग्री किया था उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो ऐसा ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए भी ये अग्रीमेंट में चीज़ें बताई गई है। ठीक है, ओके, नाउ द 14th अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स भी कहते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि ट्रिप्स क्या है। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू योर अग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम ट्रेड कैसे करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है कि आपने कुछ क्रिएट किया अपने दिमाग से, राइट, तो वो आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, तो उस पे लोग अपना कॉपीराइट लगाते हैं, पेटेंट लेते हैं, है ना। तो अब उन चीज़ों की हम ट्रेड कैसे करेंगे वो ये अग्रीमेंट बताती है। देखिए, इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो इनकी फेयर ट्रीटमेंट करने को ये इंश्योर करता है। इट रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ये अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देता है टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इट प्रोवाइड्स इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। अब देखिए कभी कभार डिस्प्यूट हो सकता है कॉपीराइट को रिलेटेड कि ये किसकी, अब कई बार क्या करते हैं आर्टिस्ट हो गए या क्रिएटिव पर्सन, उनके कंटेंट सिमिलर हो जाते हैं किसी एरियाज पे, राइट, तो सर्टन लोग उन पे कॉपीराइट वो लगाते हैं एलिगेशन कि ये हमारा कॉपीराइट है, आपने कैसे यूज कर दिया। तो ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो सेटलमेंट के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइड करी है अंडर दिस agreement. Okay, done. Okay, now moving on to the 15th agreement, that is Trade Policy Review Mechanism, TPRM. तो अगेन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, TPRM क्या है? It is Trade Policy Review Mechanism. It establishes procedures for periodic review of trade policies. देखिए ऐसा नहीं कि आपने एक बार नेगोशिएट करके ट्रेड पॉलिसी बना लिया तो अब आपको जन्मों जन्मांतर तक वही पॉलिसी फॉलो करनी है, नहीं। देखिए सिचुएशन चेंज होती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होती है और किसी कंट्री को लगता है कि ये पॉलिसी को रिव्यू होना है तो टाइम में रिव्यू भी करना पड़ता है आपको पॉलिसीज को, राइट। और वो रिव्यू के बारे में ये कौन बताता है? ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म बताता है। इट इज कंडक्टेड बाय द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। एक बॉडी होता है WTO के अंदर, तो वो ये रिव्यू करता है कि पॉलिसीज को ये कंटिन्यूसली, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स रिव्यू किया जाता है कि अभी ये पॉलिसी कितनी फेयर है, कितनी क्या सूटेबल है कि नहीं अभी के एनवायरनमेंट के लिए, तो वो रिव्यू किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट TPRM. अनदर नाउ लास्ट अग्रीमेंट इज योर प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अब प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है ना कि देखिए कई अग्रीमेंट्स क्या होता है कि सारे WTO मेंबर्स को फॉलो करनी पड़े, वो ज़रूरी नहीं होता। कुछ कुछ अग्रीमेंट्स क्या करते हैं कि सर्टन मेंबर्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि चलो हम मिलके ना एक आपस में एक दूसरा अग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है, और हम एक आपस में ये अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे।
देखिए जो मेन WTO का अग्रीमेंट्स है वो तो सभी करेंगे, राइट, लेकिन जो प्लूरिलैटरल है ना, ये वही करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड है उस चीज में और जिन्होंने कमिटमेंट दिया है कि ठीक है हम ये फॉलो करेंगे। तो एक मान लीजिए एक स्मॉल सेक्शन ऑफ WTO मेंबर्स ये ट्रेड अग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स सेवरल कंट्रीज विथ कॉमन इंटरेस्ट, नॉट ऑल WTO मेंबर्स पार्टिसिपेट। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट करेगा वही ये ट्रेड अग्रीमेंट फॉलो करेगा और तो इसी को हम प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं। ओके, सम आर नेगोशिएटेड विद इन द WTO व्हाइल अदर्स आर नॉट। ठीक है, WTO के बाहर भी आप इस तरह के अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। सो दीज वर द मेन 16 ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं था, राइट, आपको ज़्यादातर तो आपको ये नाम से ही समझ आ रहा था कि ये किस चीज़ की रिलेटेड होने वाली है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। Now all the above mentioned agreements entered into by the members are not static, यानी कि हमेशा ये अग्रीमेंट कांस्टेंट नहीं होती। They are renegotiated from time to time and new agreements evolve from negotiation। ठीक है, तो जैसे हमने पहले कहा कि एक बार आपने बना लिया तो ज़रूरी नहीं है कि जन्मों जन्मांतर का आप फॉलो करें, राइट, बार बार इसको रीनेगोशिएट आप कर सकते हो। आफ्टर सर्टेन टाइम फिर से सारे मेंबर्स आ जाओ, नेगोशिएट करो, कुछ इम्प्रूव करना है तो करो, कुछ चेंज करना है तो करो। ठीक है, और न्यू अग्रीमेंट्स आप इट कैन इवॉल्व फ्रॉम रीनेगोशिएशंस। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, मेनी अग्रीमेंट्स वर नेगोशिएटेड अंडर द डोहा डेवलपमेंट एजेंडा launched by WTO trade ministers in Doha, Qatar in November 2001। ठीक है, दोहा जो नेगोशिएशन है ना, ये लेटेस्ट नेगोशिएशन है WTO मेंबर्स का। ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ के बारे में नेगोशिएट किया गया, छलफल की गई। ठीक है, और कई चीज़ें चेंज हुई, कई अग्रीमेंट्स में आए और कई सारी न्यू अग्रीमेंट्स इस टाइम पे बनी गई थी, जो ये दोहा अग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोहा जो नेगोशिएशन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलिए, द दोहा राउंड। द दोहा राउंड यानी कि दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, इज द 9th राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन सिंस द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 9 टाइम्स WTO मेंबर्स नेगोशिएट कर चुके हैं। ठीक है, एंड जो 9th एंड लेटेस्ट नेगोशिएशन है उसे हम दोहा राउंड कहते हैं, क्योंकि ये दोहा कतार में हुआ था। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड एट द WTO's 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दोहा कतार इन नवंबर 2001। ये कब हुआ था? नवंबर 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहा कतार में हुआ था। ठीक है, अब ये नेगोशिएशन का गोल क्या था? इट एम्स टू लोअर ट्रेड बैरियर्स एंड रिवाइज ट्रेड रूल्स। ये नेगोशिएशन किस लिए किया गया था? ताकि जो अभी भी ट्रेड बैरियर्स बची हुई है उसको हम लोअर कर सके एंड जो सर्टन ट्रेड रूल्स है हम उसको रिवाइज कर सके। इट सीक्स मेजर मॉडिफिकेशन टू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। ये चाहता था कि जो अभी करंटली ट्रेडिंग सिस्टम हम फॉलो करते थे 2001 से पहले, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए। ठीक है, तो इसलिए ये नेगोशिएशन हुआ था। अब किस एरिया में नेगोशिएशन हुआ? नेगोशिएशन एरियाज क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर सर्विसेज में हुआ, ट्रेड से रिलेटेड हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, फिर सर्विस ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशन हुआ, फिर मार्केट एक्सेस से रिलेटेड, मार्केट एक्सेस फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसको हम नामा कहते, तो इसके रिलेटेड भी चर्चा हुई, ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड चर्चा हुई, इन्वायरमेंट, किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। तो ये सारे एरियाज में, वैसे तो कई सारे एरियाज में हुए, लेकिन जो मेजर एरियाज थे वो यही थे। ठीक है, एंड जो दोहा राउंड में मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर ट्रेड इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द दोहा एजेंडा, क्योंकि इसमें अग्रीमेंट में आना बहुत मुश्किल लग रहा था। काफ़ी समय बाद एक अग्रीमेंट पे यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो इसलिए इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि दोहा राउंड का मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा था जिसमें अग्रीमेंट पे आने में काफ़ी टाइम लग गया? सो दैट वुड बी
एग्रीकल्चर ट्रेड। और अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एग्रीमेंट में आए हुए हैं, अभी भी ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल ही है, ठीक है। तो यही कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दोहा नेगोशिएशन। तो यहाँ पे हमारा WTO खत्म हो जाता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज G20 इकोनॉमिक्स। अब ये G20 क्या है? देखिए जो आपका WTO था ना, वो तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें ट्रेड के रिलेटेड रूल्स बनता था, जो बाइंडिंग होता था कंट्रीज में, राइट, उनको फॉलो करना ही होता था, वो लीगली बाउंड होते थे। लेकिन G20 क्या है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, और ये एक इनफॉर्मल फोरम की तरह है जहाँ पे ये 20 कंट्रीज आते हैं, ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 20 कंट्रीज है ना, ये काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज होते हैं, तो जो भी ये G20 फोरम में डिस्कस करते हैं ना, तो काफी इम्पैक्टफुल होता है, और बाद में जाके WTO को भी, WTO के रूल्स को भी वो इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ये G20 के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं G20 को। G20, a group of 20, is an international forum for governments and central bank governors from 19 countries and European Union। तो देखिए ये एक इनफॉर्मल सा फोरम है, ठीक है, कोई ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल फोरम ही है। और ये फोरम में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? 20 कंट्रीज के गवर्नमेंट्स तो करते ही है, उसके अलावा जो 20 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक होते हैं ना, सेंट्रल बैंक का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। जैसे इंडिया में जो RBI है, उसका जो गवर्नर है, RBI का गवर्नर, वो RBI का हेड है, राइट। तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, वो मिलके चीजों पे डिस्कस करते हैं। और इसको G20 क्यों कहा गया है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है, इसमें 19 तो कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये मिलके 20 हो जाता है, ठीक है। और ये कंट्रीज अगर आप देखोगे G20 के मेंबर्स कंट्रीज, तो ये काफी इन्फ्लुएंशियल बड़े बड़े कंट्रीज है। तो ये जो भी डिस्कस करते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मेंबर्स इंक्लूड मेजर इकोनॉमीज जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, द EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ G20, ठीक है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की यानी कि टर्की जो है, ठीक है, एंड द UK एंड द US। तो मेजर जो दुनिया की इकोनॉमीज है, दे फॉर्म G20 countries. The G20 focuses on global economic issues including international trade, financial stability and sustainable development. तो ये सारे इश्यूज के बारे में ये डिस्कस करते हैं। The G20's collective decision and policies can significantly impact international trade dynamics, negotiations and the global economy. ये जो भी डिसीजन लेते, जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग G20 मेजर्स हेल्प ग्रास्प हाउ मेजर इकोनॉमीज address trade barriers, facilitate trade and respond to global economic challenges. तो G20 जो मेजर्स है, या राइट, जो यहाँ पे G20 में डिस्कशन जो हुआ है, वो समझने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज है ना, वो किस तरह से ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं, किस तरह से ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, और कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमें पता चलता है। तो चलिए, ये तो हो गया G20 का इंट्रोडक्शन कि क्या है G20, ठीक है। अब रिसेंटली G20 में क्या चल रहा है, ये फोरम में क्या चीजें डिस्कस हो रही है, कैसे ट्रेड से रिलेटेड डिसीजन बनाया जा रहा है, तो उस पे अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ट्रेड फैसिलिटेटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स बाय G20। अब G20 ने क्या क्या ऐसा मेजर्स लिया है जिससे कि ट्रेड फैसिलिटेट हो, यानी कि स्मूथ हो, एंड ऐसे मेजर जिससे ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हो। तो देखिए, पहले तो ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। सी, व्हाइल सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन लिफ्टेड, द ओवरऑल ट्रेंड इज टुवर्ड्स इंक्रीज ट्रेड बैरियर्स। देखिए, आजकल ग्लोबली हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग ज्यादातर ट्रेड बैरियर्स बना रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, देखिए अभी थोड़ा सा ना सिचुएशन खराब हो गया है दुनिया का, वार चल रही है, रशिया यूक्रेन में वार चल रही है,
इसराइल हमास का वार हो गया और कोविड भी आ गया था कुछ टाइम पहले, जिससे कि इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इस चक्कर में कंट्रीज़ को क्या करना पड़ा, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। अपने सिटीजन्स के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ा, राइट। पहले अपनी कंट्री की इकोनॉमी सुधारो, तभी तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, है ना। तो इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला कि कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर लगा दिया था, ठीक है। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कंट्रीब्यूट टू शॉर्टेजेस, प्राइस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट। देखिए अब लगा तो दिया, लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में शॉर्टेजेस आएगी चीज़ों की। जैसे कि देखिए रशिया यूक्रेन का जब वार हुआ था तो ऑयल प्राइसेस कितनी हाई हो गई थी, राइस, उसे हम कहते हैं प्राइस वोलेटिलिटी, क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी ऑयल की। एंड एक ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी जैसी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब दुनिया में सिचुएशन ही ऐसे आ गई थी कि ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब चैलेंजेस एंड रेजिलियंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक द वॉर इन यूक्रेन, कोविड-19 इम्पैक्ट्स, हाई इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी टाइटनिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव शोन सम रेजिलियंस। देखिए, इतनी मुश्किल आने के बाद भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो टोटली कोलैप्स नहीं हो गई थी, राइट। वो स्टिल काम कर रही थी, राइट। वो स्टिल मूव कर रही थी और अच्छे से ही काम कर रही थी। कोई भी ऐसे सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हमें नहीं देखने को मिला किसी भी चीज़ की इंटरनेशनल सप्लाई में। हाँ, थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हुई, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नुकसान या एक्सेसिव रिसेशन जैसा सिचुएशन दुनिया में देखने को नहीं मिला। However, specific industries and regions have been differently impacted by these global issues. Obviously, अब जो रशिया यूक्रेन है, राइट, जिनके बीच वॉर चल रहे, वो तो एक्सेसिवली इम्पैक्ट हुए ही थे, क्योंकि सर्टन सेक्टर्स, राइट, जहाँ पे वो इशू प्रेवलेंट है, तो वो इंडिया तो अफेक्ट होते ही है। लेकिन जो ओवरऑल दुनिया में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसका हाई इम्पैक्ट नहीं आया। अब बात करते हैं कुछ G20 के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की, कि जो G20 कंट्रीज है वो क्या क्या चीज़ों के एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन करते हैं। देखिए, सिंस 2020 न्यू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू पैंडेमिक एंड वॉर इन यूक्रेन। पैंडेमिक और यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से कुछ चीज़ों के एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। देखिए, एज ऑफ मिड अक्टूबर 2022 52 export restrictions on food, feed and fertilizers and 27 on COVID-19 essentials were still in place. 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक हमें देखने को मिला था कि there were still 52 restrictions food, feed and fertilizer items में and 27 restrictions थे COVID-19 related items में, ठीक है। 44% of food related and 63% of pandemic-related export restrictions are still maintained by G20 economies. तो G20 economies के restriction में 44% is related to food-related restrictions and 63% pandemic-related export restrictions हमें अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड मेजर्स की, G20 ट्रेड मेजर्स। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 2020 के बाद से 2022 के एंड तक का पीरियड आप मान लो, तो इस पीरियड में हमने क्या देखने को मिला कि जो G20 इकोनॉमीज है, दे इंट्रोड्यूस 66 न्यू ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स। ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स क्या होते हैं? जो ट्रेड को ईजी करे, स्मूथ करे, राइट। और इट वाज वर्थ USD 451.8 बिलियन, ठीक है। तो 66 न्यू ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स लगाई गई, लेकिन फिर 47 ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी यहाँ पे लगाई गई, ठीक है। और जो एक्यूमुलेटेड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, जो ट्रेड या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, इट अफेक्ट्स 11.6% ऑफ G20 इंपोर्ट सिंस 2009। जो भी इंपोर्ट से रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन मेजर्स है ना, वो 11.6% ऑफ इंपोर्ट्स को अफेक्ट करती है, ठीक। तो ये कुछ डेटा दिया गया है आपके बुक में। देखिए, आपको जितना याद हो सके आप करने की कोशिश करिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे डेटा आप याद कर लो, रट्टा मार लो, क्योंकि अब देखिए एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। सो एज मच एज यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस डेटा। सारे रिमेंबर करना इतना कंपल्शन भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ये चेंज भी हो गई होगी अभी कई सारी चीज़ें, तो अब जो मेन है आप उसको याद करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि ये देखिए, अब अगर G20 से रिलेटेड कोई सवाल भी पूछेगा ना, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअल ही ज़्यादा पूछेगा,
डेटा रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये डेटा को याद भी कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशंस की। देखिए ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है कि देखिए आप कोई भी ऐसी चीज़ लगा रहे हो जिससे ट्रेड में रुकावट आ रही है, जैसे कि आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लिया या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा लिया, तो उस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस होती है कि क्या ये लगाना जायज़ था, वो कंट्री का ऐसे मेजर्स अपनाना क्या जायज़ था कि नहीं, तो उस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस की क्या हालत है G20 कंट्रीज में। देखिए सच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस दे हैव डिक्लाइंड शार्पली ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड विथ ओनली 17 इनिशिएशंस। सिर्फ 17 बार ही ऐसे इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया गया, पहले ज़्यादा करा जाता था। ठीक है, एंड क्या पाया गया कि जो एंटी डंपिंग मेजर्स है ना, दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रेड रेमेडी एक्शन। जो कंट्रीज मोस्ट कॉमनली रेमेडी एक्शन लेती है, सबसे ज़्यादा जो एक्शन लेती है, दैट इज एंटी डंपिंग मेजर्स। ठीक है, जब भी उनको लगता है डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का हार्म हो रहा है, तो वो सबसे पहले कौन सा मेजर लगाते हैं, एंटी डंपिंग मेजर लगाते हैं। देखिए ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के लिए कि विच इज द मोस्ट कॉमन ट्रेड रेमेडी एक्शन, दैट इज योर एंटी डंपिंग मेजर। ठीक है, अब बात करते हैं कोविड-19 रिलेटेड ट्रेड मेजर्स की। Implementation of new measures has slowed with fewer new measures recorded recently. अब कोविड-19 रिलेटेड क्या कोई न्यू ट्रेड मेजर्स बना रहा है, लगा रहा है G20 इकोनॉमी? देखिए बहुत कम, ठीक है, बहुत ही कम कोविड से रिलेटेड न्यू मेजर्स अब बनाई जा रही है, क्योंकि कोविड का जो इम्पैक्ट है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट। विथ फ्यूअर न्यू मेजर्स रिकॉर्डेड, तो कोई भी इतना ज्यादा कोविड रिलेटेड अभी न्यू मेजर्स नहीं बनाई जा रही। सिंस द पैंडेमिक बिगैन, G20 economies implemented 201 COVID-19 related trade measures with 61% being trade facilitating. जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब से G20 इकोनॉमीज ने 201 कोविड रिलेटेड ट्रेड मेजर्स लगाई थी। इनमें से कुछ ट्रेड फैसिलिटेटिंग थी, कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्टिंग थी, राइट। तो 61% इनमें से क्या था, ट्रेड फैसिलिटेटिंग था, और बाकी जो 39% था वो क्या था, वो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मेजर्स बनाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं फेजिंग आउट पैंडेमिक मेजर। अब जो भी पैंडेमिक मेजर्स बनाए गए थे, अब वो धीरे धीरे हमें खत्म करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अब पैंडेमिक का इम्पैक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो किस तरह से हम उसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फेज आउट करना, यानी कि धीरे धीरे अब ये मेजर्स को हटाना। ठीक है, सो बाय मिड अक्टूबर 2022 77% ऑफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर रिपील्ड, यानी कि जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कोविड-19 के टाइम पे लगाया हुआ था, अब उसे हटाया गया। 77% तो हटा चुके हैं हम 2022 में। ठीक है, और अभी सिर्फ 17 जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अभी दे आर स्टिल इन प्लेस। ठीक है, remaining pandemic related trade restrictions have a significant trade coverage of USD 122 billion. So जो अभी restrictions लगाई गई है which are still in place, तो वो कितना जो US डॉलर है वो कवर करती है। सो इट कवर्स ट्रेड ऑफ अराउंड 122 बिलियन US डॉलर्स। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शंस को भी धीरे धीरे हटाया जाएगा। ओके, सो G20 से रिलेटेड यही कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमारे बुक में दे गए थे और जिनको हमने पढ़ लिया, राइट। तो क्यों, देखिए आखिर ये G20 हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू हाउ मेजर इकोनॉमीज navigate and influence the global trading system, addressing both opportunity and challenges। कि कैसे मेजर जो इकोनॉमीज है, मेजर कंट्रीज है, वो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं। तो वही देखने के लिए G20 के बारे में हमें पता होना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 यूनिट 3 इज कंप्लीट। So with this we've come to the end of the video. लेकिन before you go, I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ CA फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको
एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और अगर आपको पेपर 4 यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं क्वेरीज लेती हूँ और स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।